Pharma second year student subject pharmacology जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर था। इसमें आज आपके टॉपिक है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड दियर फैक्टर्स व्हिच मॉडिफाई ड्रग्स एक्शन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स द डिस्कशन ऑफ ड्रग्स शुड एम्फसाइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बायो अवेलेबिलिटी इट इज द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग ये ड्रग का अमाउंट और रेट है जो कि बताती है कि जिस तरीके से ड्रग की डोज दी गई है वो कैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलो करता है नॉन वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन को ड्रग इंट्रावेनस दी जाएगी अगर ये 100% होती है बायो अवेलेबिलिटी तो इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि ड्रग का एब्सॉर्प्शन किस रूप में कैसे और कहाँ पे हो रहा है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बताता है या निर्धारित करता है कि जब भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके साथ ही जो ऑनसेट होता है एक्शन का वो कितने पीरियड में होगा ड्रग या ओरली जब भी दी जाएगी तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि वो इनएक्टिव हो सकती है जैसे कि पॉलीपेप्टाइड की एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन यानी उसमें गिरावट आ जाती है जीआईटी के साथ ही फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन और एसीटीएच पूरे एब्सॉर्प्शन होता है जीआईटी के थ्रू एग्जांपल अमीनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक और लीवर के द्वारा जो इनएक्टिवेशन हो सकता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एग्जांपल में फिर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्सॉर्प्शन को और बायो अवेलेबिलिटी को उसमें आएंगे सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग नेचर ऑफ द डोसेज फॉर्म फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स डिजीज स्टेट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में फिजिकल स्टेट और लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है लिक्विड एब्सॉर्ब्स अच्छी तरह से होती है सॉलिड के कंपेयर में यानी कि क्रिस्टलॉइड्स भी इसी तरीके से होते हैं जो कि कोलाइड्स के कंपेयर में अच्छी तरह से इनका एब्सॉर्प्शन होता है लिपिड और वाटर सॉल्युबिलिटी में ड्रग जो होती है एक्वस सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्स हो जाती है बहुत तेजी से जबकि ऐसा ऑयली सॉल्यूशन में नहीं होता है वहीं एसिड जो ड्रग होती है रैपिडली एब्सॉर्ब होती है स्टमक से जैसे सैलिसाइलेट्स और बार्बिट्रेट्स बेसिक ड्रग जब तक कि इनका एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता जब तक कि ये एल्कालिनी जो एनवायरनमेंट है वहां पे नहीं पहुंच जाती जब तक इनको मिलता नहीं है ऐसा एनवायरनमेंट डोसेस के फॉर्म में पार्टिकल जो साइज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्मॉल पार्टिकल अगर साइज होगा किसी भी ड्रग का तो ड्रग का एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा लेकिन यहाँ पे अगर लार्ज साइज होता है किसी भी ड्रग का तो ड्रग का एब्सॉर्प्शन वहीं पे काफी कम हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है इसमें टैबलेट या कैप्सूल होते हैं वो जब भी ब्रेक डाउन होता है इनका छोटे से ग्रेन्यूल्स में हो जाता है ताकि आसानी से इनका एब्सॉर्प्शन हो सके वहीं ड्रग जो होती है सॉल्यूशन में पहुंच के किस तरीके से कितने टाइम में अपना मिक्स होना स्टार्ट कर देती है किस तरह की सॉल्युबिलिटी दिखाती है ये डिपेंड करता है डिसोल्यूशन रेट पर फॉर्मुलेशन में सब्सटेंस जो होते हैं मोस्टली लाइक जैसे कि लैक्टोज सुक्रोज स्टार्च और कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो यूज होते हैं इनर डाइल्यूट में जैसे कि फॉर्मुलेटिंग पाउडर हो गया या फिर टैबलेट्स हो गई फिजियोलॉजिकल फैक्टर जीआईटी ट्रांजिट टाइम रैपिड एब्सॉर्प्शन हो सकता है जब भी ड्रग खाली पेट में दी जाती है प्रेजेंस कर तो अदर एजेंट्स यानी कि दूसरे जो एजेंट प्रेजेंस होंगे अंदर जैसे कि विटामिन सी जो होता है वो एनहेंस करता है आयरन के एब्सॉर्प्शन को जीआईटी से एब्सॉर्प्शन का जो एरिया होगा वो कहाँ पे होगा ये लोकल सर्कुलेशन में ड्रग जो होती है वो एब्सॉर्ब होती है बेटर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं ज्यादा इस मतलब कि स्टमक से कहीं ज्यादा जो होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी फार्माकोजेनेटिक फैक्टर इंडिविजुअल जो वेरिएशन आता है जेनेटिक की वजह से जेनेटिकली डिपेंड करता है इसके टर्म्स पे भी कि ड्रग का एब्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है और रिस्पांस कैसे होगा डिजीज स्टेट में एब्सॉर्प्शन जो होता है वो काफी स्लो हो जाता है जब भी अगर कोई डिजीज प्रेजेंट होती है बॉडी में जैसे कि मैल एब्सॉर्प्शन हो गया थायरोटॉक्सिकोसिस जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है एक्लोहर्डिया या फिर लीवर सिरोसिस जो फैक्टर मॉडिफाइड होते हैं ड्रग एक्सेशन के लिए जैसे कि बॉडी वेट एज और बॉडी वेट अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को यंग रूल्स में आते हैं सबसे पहले जो 2 साल से 12 साल के बच्चे होते हैं जैसे कि एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज हैमबर्गर्स का रूल होता है जिसमें वेट किलोग्राम में 70 इंटू एडल्ट डोज से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो चाइल्ड डोज निकल के आ जाएगी हमें मिल सकती है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड 1.7 इंटू यूजुअल एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज सेक्स फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ये डिपेंड करता है कि जेंडर किस तरीके का है मेल का है या फीमेल का है फीमेल में रिक्वायरमेंट जो होती है ड्रग की स्मॉल डोज की होती है क्योंकि उनके बॉडी वेट अगर कम होता है जैसे कि ड्रग प्रोड्यूस होती है पेल्विक कंजेशन को कर सकती है यानी कोई भी ड्रग जो होगी वो कोई भी पेल्विक कंजेशन को प्रोड्यूस कर सकती है वहां पे इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं जबकि ऐसा
मेल के फैक्टर में ऐसा नहीं होता है कि जो मेल जेंडर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली जो ड्रग होती है वो एडवाइस करी जाती हैं खाना खाने के बाद, स्पेशली जैसे कि ड्रग का नाम यहाँ पे दे रहे हैं सैलिसाइलेट। बहुत सारी ड्रग होती है जो एडवाइस करी जाती है खाली पेट में लेनी चाहिए, यानी कि खाना खाने से पहले लेनी चाहिए। इसमें होंगे एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन। एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा हाईली एक्टिव होता है डे टाइम पे एज कम्पेयर टू नाइट के टाइम पे। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल डोज जो होती है ओरली दी जाती है, और अगर ड्रग एक्शन का क्विक रिएक्शन देखना हो तो इंट्रावेनसली दी जाती है। इमोशनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। प्लेसिबो जो होती है वो इफेक्टिव होती है एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि पेन इन हार्ट में और ब्रोंकियल अस्थमा में, किसी भी तरह के एग्रीवेशन को अवॉइड करने में, क्योंकि इमोशनल फैक्टर्स की वजह से इस तरह की कंडीशंस आ जाती है। मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है ड्रग के रिस्पॉन्स को। जैसे सैलिसाइलेट रिड्यूस करता है बॉडी के टेम्परेचर को पायरेक्सिया के केस में। पायरेक्सिया का मतलब फीवर होता है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज अगर प्रेजेंस होती है, लीवर सिरोसिस जिसमें कि लीवर जो होता है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें बार्बिट्रेट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है काफी लंबे टाइम के साथ ही अपने इफेक्ट को। हर एक ड्रग की अपनी हाफ लाइफ होती है, यानी कि उसका इम्पैक्ट जो अफेक्ट होता है वो कब तक रहेगा, ये मतलब डिपेंड करता है ड्रग की डोज पे। अगर किसी भी तरह से पहले कोई मेडिसिन ली जा चुकी है और उसके बाद कोई दूसरी मेडिसिन ली गई है, तो ये भी डिपेंड करता है कि जो दूसरी ड्रग होती है वो किस तरीके से बॉडी पे अपना एक्शन दिखाएगी। एडिक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है बॉडी में, तो अगर वो सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर अपना एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जैसे सबसे पहले आएगा एग्जाम्पल एफेड्रीन हो गई और अमिनोफेलिन। अस्थमा में जो कि यूज कर जा सकती है। सिनर्जिज्म का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग जो होती हैं एक साथ एडमिनिस्टर कराई जाए और डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, लेकिन सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस कर दें वो। इसमें आएगी एंटी हाइपरटेंसिव कॉम्बिनेशन जैसे कि प्रोप्रेनॉल। एंटागोनिस्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती हैं टुगेदर यानी एक साथ में, और वो एक्ट करती हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर एक साथ सेम, और लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होगा कि वो एक दूसरे के अपोज फिजियोलॉ जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो एकदम डिफरेंट हो इनका। तो ऐसे एजेंट को रिफर करते हैं एंटागोनिस्ट, और इस तरह के फिनोमेना को एंटागोनिज्म कहा जाता है। लिक्विड और वाटर सॉल्युबिलिटी, हायर द लिपिड सॉल्युबिलिटी, इसमें फैट सॉल्युबल आएंगे जैसे कि विटामिन ए डी ई के। डोजेस फॉर्म में पार्टिकल साइज हो जाएगा, अगर जितना ज्यादा पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन होगा, बड़ा होगा तो नहीं हो सकता है। जैसे स्टेरॉइड जो होते हैं इसमें ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फॉर्मुलेशन, कोई भी अभी हम जैसे देखे सब्सटेंस लैक्टोज सुक्रोज कैल्शियम फॉस्फेट यूज करते हैं टैबलेट और पाउडर के फॉर्म में। कैल्शियम इन कैल्सीफ्लो में लीड टू कैल्शियम टॉक्सिसिटी, किसी भी तरह की कैल्शियम टॉक्सिसिटी को ये बढ़ा सकते हैं। और ऐसा तब होता है इनके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि किसी भी तरह से बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए, डिजीनेस हो जाए या फिर लेजीनेस आ जाए, काफी ज्यादा थकान हमेशा महसूस होती रहे, आलस आ जाए, तो ये टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं। क्लासिफाइड इनको करेंगे तो केमिकल एंटागोनिज्म जैसे इसमें आएंगे। केमिकल एंटागोनिज्म का मतलब ही यही है जो एगोनिस्ट जो होंगे उनके अपोजिट काम कर रहे हैं। ड्रग जो होते हैं रिड्यूस की जा सकती है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू, अगर और इसमें जो दूसरे एजेंट होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं जैसे कि एसिड और अल्कलाई होंगे। कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट एंड एन एंटागोनिस्ट compete for same physiological system। जो एगोनिस्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट होते हैं उनके बीच में एक तरह का कंपटीशन होता है सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे, वो अलग अलग तरह का अपना एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि हिस्टामिन जो होते हैं वो हर किसी भी तरीके से लोकल हार्मोन होंगे और वो अपना जो इफेक्ट होता है वो एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाएंगे। वही एंटी हिस्टामिक जो होंगे उन्हीं एलर्जिकल जो रिएक्शंस होती है उनको रोकने का काम करते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव, जिनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन ना हो। एंटागोनिस्ट इंटरेक्ट जब करते हैं रिसेप्टर के साथ में तो प्रोड्यूस करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, अपने ही जो एक्शन होगा उसको प्रोड्यूस करेंगे। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, एड्रेनलिन जो होता है वो एंटागोनिस्ट का काम करता है जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो कि प्रोड्यूस होता है हिस्टामिन से। हिस्टामिन से किसी भी तरह के जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है वो वहां पे कंप्लेंट आ सकती है, क्योंकि हिस्टामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल्स होती है वहां पे हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं। टॉलरेंस, हाई डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थेरापेटिक रिस्पॉन्स,
जो भी ड्रग की हाई डोज दी जाती है, ज़्यादा अमाउंट में अगर दी जाती है, तो वो रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी तरह के थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे। थेरेपेटिक डोज़ जो होती है उसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ऐसा टर्म जो कि डिज़ीज़ की स्टेट को हीलिंग करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको टॉलरेंस का नाम दिया जाएगा कि वो उसके जो डिज़ीज़ है उसके अपोज़िट काम कर रहा है, उसको हीलिंग का प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे किस तरह की हमारी बॉडी की जो एक तरह से कहें पोटेंशियल्स होगा कि वो टॉलरेट कर सकती है। इसमें 2 टाइप आएँगे, 2 ग्रुप हो जाएँगे, नेचुरल होगा और एक्वायर्ड होगा। क्रॉस टॉलरेंस का मतलब हुआ कि ये टॉलरेंस इस तरह को शो करता है, जो भी ड्रग होती हैं सेम ग्रुप के साथ बिलॉन्ग करें, लेकिन अपोज़िट थोड़ा-सा इफ़ेक्ट अपना यहाँ पे डालती हैं। टॉलरेंस डेवलप होता है जैसे कि अल्कोहल के थ्रू। जब भी कोई अल्कोहल बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे उसके इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जो है एंटी हिस्टामिन जो होते हैं, वो अपने आप पे प्रोड्यूस होते हैं। या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको रोकने की, उसको टॉलरेट करने का काम करते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक का काम यहाँ पे होता है, कुछ देर के लिए जो सेंसेशन होते हैं बॉडी को, उनको कुछ टाइम के लिए रोक देने का या लॉस ऑफ सेंसेशन कर देने का, लेकिन ये मिनिमम टाइम के लिए होता है, यानी कि इसका जो एक्शन होता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। टॉलरेंस रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग। ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है और जो ड्रग का डोज़ होता है उसके लिए किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि उसकी तरफ से विपरीत प्रभाव क्या कर रहा है, उसको रोकने का काम करेगा। वहीं पे थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ये डेवलप होगा स्लोली और जो ओरिजिनल इफेक्ट होता है वो इंक्रीजिंग डोज़ के बाद ही मिलता है। जैसे कि बार्बिट्रेट्स एग्ज़ाम्पल में टैकिफाइलैक्सिस जो होता है एक्यूट टॉलरेंस होगा और इसका जो टाइम होता है या फिर कह लें कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है ड्रग का एक्शन, लेकिन रैपिडली जो होता है ये डेवलप होता है। ये तब भी प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है जब रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार एडमिनिस्टर करा जाए बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग को और ये क्विकली डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं होता है इंक्रीजिंग डोज़ के। ऐसा नहीं कि डोज़ को इंक्रीज़ करने के बाद ही उसका ओरिजिनल इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एफेड्रिन ड्रग इंटरैक्शन जब भी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कराई जा रही है, तो उसका जो अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, ये देखने को मिलता है कि अगर कि उसके साथ या उसके बाद में कोई दूसरी ड्रग ड्रग भी दी जा रही है, तो उन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जब भी एक या एक से ज़्यादा ड्रग दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेट कराई जाएगी एक ही सेम टाइम पे, तो उनके कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो इफ़ेक्ट होते हैं एंटागोनिज़्म और सिनर्जिज़्म। ड्रग इंटरैक्शन का जो कॉजेज़ हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंट ड्रग जो होगी अगर वो अवेलेबल है बॉडी के अंदर या फिर हो सकता है कि मल्टी प्रिस्क्रिप्शन का जो प्रैक्टिस है वो आई हुई नहीं बहुत सारी मेडिसिन जो होंगी वो दे दी जाए किसी पेशेंट को। इरेशनल पॉलीफार्मेसी हो सकती है, स्पेशली उस टाइम पे जब भी कोई साइकियाट्रिक पेशेंट होता है, उसकी कोई डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है और वहाँ पे इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को दे दी गई हैं, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलेगा, जैसे कि उसको थकान होना शुरू हो जाएगी, नींद बहुत आने लगेगी, इस तरह से। ड्रग एक्सप्लोजन कि ड्रग जो होगी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्मॉल ग्रैन्युलेशन में और छोटे-छोटे जो ग्रैन्युल है उनमें कन्वर्ट होके वो बॉडी में कहाँ-कहाँ पे जाके एब्सॉर्ब हो रही है और किस तरीके से अपना इफेक्ट दिखा रही है। इसकी क्लासिफिकेशन में ड्रग इंटरैक्शन होगा आउटसाइड द बॉडी और दूसरा होगा इनसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी में ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन हो सकता है, ड्यूरिंग मिक्सिंग हो सकता है, वहीं इनसाइड द बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक्स हो सकता है या फार्माकोडायनामिक्स होगा। ड्रग इंटरैक्शन जो आउटसाइड द बॉडी होगा, इसमें फॉर्मुलेशन के दौरान या फिर मिक्सिंग के दौरान हम देखें कि बहुत सारी ड्रग होती हैं केमिकल और फिजिकली इनकम्पैटिबल होती हैं सॉल्यूशन में। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर क्योंकि हर एक ड्रग के ही केमिकल स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं, तो वो केमिकली या फिजिकली वो जो होंगे एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाती हैं सॉल्यूशन में और वो सेफली मिक्स्ड भी नहीं हो पाती हैं। जैसे कि डेक्सट्रोज़ हो गई और फ्रक्टोज़ हो गई, वो अनसूटेबल होती हैं। इनका मतलब कॉम्बिनेशन जो होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम साल्ट्स हो गया। बार्बिट्रेट्स और फेनोथाइज़िन्स हो गई, जो कि डायूरेटिक्स के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि फेरोस्माइड हो गई, डायूरेटिक्स के लिए मेडिसिन यूज़ करी जाती है। ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती है दूसरी ड्रग के साथ सॉल्यूशन में। ड्रग इंटरैक्शन अगर बॉडी के अंदर होता है, तो इसमें सबसे पहले फार्माकोनाइटिस के टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग अगर एडमिनिस्ट्रेट हो रही हैं, तो अफ़ेक्ट करती हैं एक-दूसरे को अच्छी तरीके से। फार्माकोकाइनेटिस जो होगा, जैसे कि रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग होगा इसमें।
किस तरीके से जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, और कोई भी ड्रग जब हमें पता है जब भी वो प्रोटीन के साथ में मिलती है, उसका इंटरैक्ट होता है तो उसको प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, इस चीज़ को भी शो करता है। कोई भी ड्रग जो होगी जैसे कि एंटासिड हो गई है, इसमें एल्यूमीनियम जेल होगा, और एंटीबायोटिक के साथ अगर ले लें तो एंटीबायोटिक में जैसे टेट्रासाइक्लिन होगी, तब उसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा? अगर हम इसी ड्रग को देखें, इसका इंटरैक्शन ऐसे होगा कि कैटायन जो भी एल्यूमीनियम के होंगे और कैल्शियम के होंगे, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से होंगे, जैसे कि चेलेट्स के साथ एंटीबायोटिक। चेलेट्स का मतलब है यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेटल आयन्स जो होते हैं। लिक्विड पैराफिन ड्रग में फॉट जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के हो जाएँगे। तो लिक्विड पैराफिन जो कि लैक्सेटिव के टाइम पे इस्तेमाल करी जाती है, या फिर जो बॉडी के स्किन में किसी तरीके से अगर वाटर जो होगा उसकी कमी हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी स्किन में, तो उसके लिए भी लिक्विड पैराफिन को यूज़ करते हैं। अब इसमें जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया जो कि रिड्यूस करता है एब्सॉर्प्शन को, जो फैट के मतलब फैट के एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, या फिर सॉल्युबल जो होते हैं विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के। फिनाइलब्यूटाज़ाइन जैसे एनाल्जेसिक के लिए यूज़ करा जाता है, अगर इसे एडमिनिस्टर करा जाता है एंटीकोगुलेंट वेराफिन के साथ में, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि फिनाइलब्यूटाज़ाइन जो होता है उसके अंदर हायर सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, और ये डिस्प्लेस कर देता है वेराफ़िन को उसके रिसेप्टर के साइड से। ड्यूरिंग फार्माकोडायनामिक्स, ये जो इंटरैक्शन होता है वो डिपेंड करता है ड्रग के कॉन्संट्रेशन पे। इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे ड्रग 1, ड्रग 2 रिसेप्टर और नेट इंटरैक्शन रिज़ल्ट। ड्रग 1 में नॉरएड्रेनालिन जैसे होगा पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रक्शन होगा, फेनिटोलैमाइन पेरिफेरल वेसल ब्लॉकर हो सकती है, रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर जो कि पेरिफेरल वेसल्स पे होंगे, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। वहीं आइसोप्रेनाइन जो कि अस्थमा के लिए यूज़ करी जाती है, बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट होती है, प्रोप्रानोल, बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर ऑन हार्ट एंड ब्रोंकाई, इसका भी कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे ड्रग का हम देखेंगे, अगर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, या फिर कोई एजेंट ऐसा हो जिनका इंटरैक्शन इफ़ेक्ट देखने को मिले डिफरेंट, मोनो अमीनो ऑक्साइड्स इन्हिबिटर्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है, इस कहते से इमिवेमाइन जो होती है डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होती है। टेरामाइन जो होती है वो यूज़ करी जाए, और देखें कि हाइपरटेंसिव का इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है उस पे इफ़ेक्ट आ रहा है। वेराफिन एंटीकोगुलेंट जो होती हैं यहाँ पे, और फिनाइलब्यूटामाइन जो होगी जैसे एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ करी जाती हैं, यानी कि फेनलबुटाज़ोन जो होंगे एनालिसिक के तौर पे हमें पता है इनको यूज़ करा जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इंटरैक्शन की ब्लीडिंग होगा या हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज जैसे कि स्पेशली तब होता है जब कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे टाइम तक किसी भी पेशेंट को हो रहा हो, तो उसके बाद जो कंडीशन आती है उसे पाइल्स कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होने लगती है एनस से, तो इसको नाम हेमरेज भी दिया गया है। ईदर अ लिक्विड एनेस्थेटिक, अगर ईथर लिक्विड के तौर पे यूज़ करा जा रहा है एनेस्थेटिक में टर्म पे, और नियोमायसिन जो एंटीबायोटिक होती है उसको यूज़ करा रहा है, तो इसका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलेगा इंटरैक्शन इफ़ेक्ट। फार्मासिस्ट का जो रोल होता है अवॉइड करने को ड्रग इंटरैक्शन में, इसमें सबसे पहले कि जितनी भी इम्पोर्टेंट ड्रग होती हैं, उनमें हाई रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टॉक्सिसिटी का। फार्मासिस्ट और डॉक्टर पेशेंट काउंसलिंग इंटरैक्शन, मतलब कि फार्मासिस्ट का डॉक्टर के साथ और डॉक्टर का पेशेंट की काउंसलिंग के साथ जो इंटरैक्शन होता है, वो कंप्लीटली बताया गया है। पेशेंट्स जो हिस्ट्री होती है, वो लेने का काम होता है डॉक्टर का, और ड्रग को मेंटेन करने का काम होता है फार्मासिस्ट का और ड्रग का। मतलब कि इस तरीके से दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बना है, एक रिलेशन बना हुआ है, कि कोई भी डॉक्टर जो होता है, जब भी पेशेंट आता है, उसका केस टेकिंग लेता है, उसका फ़ॉलो-अप लेता है, फिर उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर लिखता है, तो उसको देने का काम फार्मासिस्ट का होता है, और ड्रग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद काम जो होता है, वो फार्मासिस्ट का होता है। तो आज का हमारा लेक्चर 3 जो था, जो भी हमने बताया था, पूरा कंप्लीटली जो हमारे आज के टॉपिक्स थे लेक्चर 3 में, वो हमने देखे हैं। अब इसके साथ ही अ, आगे हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन्स होंगे आपके 8 मार्क्स के आते हैं। इसमें सबसे पहला डिफाइन ड्रग इंटरैक्शन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। सेकंड, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन। शॉर्ट क्वेश्चन और नोट्स जो है वो 4 मार्क्स का है। व्हाट आर द फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, डिफाइन टॉलरेंस एंड टैकीफाइलेक्सिस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। डिफाइन कॉज टॉलरेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू अवॉइड ड्रग इंटरैक्शंस, जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लेक्चर 4 में कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। आज आपका जनरल फार्माकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया।